Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So today we are here for the next topic of the chapter. Approximate 50% of the chapter we have covered. 50% is remaining. That means 2 exercises we have covered and 2 exercises is remaining out of the total 4 exercises, excluding the miscellaneous one. ठीक है, चलिए. So let us recall something. हमने स्टार्ट किया था अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स. ओके, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स स्टार्ट किया था बेटा कि वेक्टर्स में कैसे जोड़ बाकी करते हैं. पहले अपने वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, देन अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स हमने स्टार्ट किया. तो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में हमने वेक्टर्स को जोड़ना सीखा, एडिशन, ओके, ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन कह सकता हूं क्योंकि दोनों करीब करीब साथ में ही चलते हैं. तो ये पोर्शन हमने कवर कर लिया एंड देन फिर उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह वो इर्द गिर्द की चीजें हैं, एक्स्ट्रा की चीजें हैं, वो साथ में चलेंगी चलेंगी. मेन टॉपिक लिख रहा हूं मैं, है ना. एंड देन उसके बाद फिर हमने क्या किया था, मल्टीप्लीकेशन, राइट. एंड दैट वाज आल्सो कैरीड इन 2 फॉर्म्स. Multiplication is also carried out in 2 forms. One is multiplication by scalar. Multiplication by scalar. Another thing is multiplication by vector. Another thing is multiplication by vector. ठीक है, एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना, एक वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करना, राइट. ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन बाय वेक्टर इज अगेन कैरीड आउट इन 2 फॉर्म्स. ओके, इट इज अगेन कैरीड आउट इन 2 फॉर्म्स. एक का नाम होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स. भाई हमने क्या किया है, हमको आगे क्या करना है, सबसे पहले तो वो मैप क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में. समझ आया? बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा प्रैक्टिकल है, लॉजिक बेस्ड है. ठीक है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में तो चलने दो, जो जैसे चल रहा है, किसी की टांग यहाँ से पकड़ ली, किसी का नाक वहां से पकड़ लिया, सब चलेगा. बट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जब तक वो रोड मैप क्लियर नहीं है कि क्या कर लिया क्या नहीं किया, तब तक हम हमेशा नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे. ठीक है, तो देखो हमने क्या क्या कर लिया. ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अभी 10.2 का ही पार्ट मान लो, राइट. और ये मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, यहाँ से लेकिन यहाँ तक का पार्ट आप 10.2 का मान सकते हो. मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर भी इसमें कवर हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज भी कवर हो गई. अब मल्टीप्लीकेशन बाय वेक्टर, एक वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन, यहाँ से 10.3 शुरू होता है. सो दिस पार्ट इज ऑफ द 10.3 एंड this refers to 10.4. ओके, सो अगेन अभी तो अपन 10.3 इंट्रोडक्शन कर रहे हैं. 10.4 में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स क्या होता है डिटेल में हम बाद में सीखेंगे, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे. अभी अपन 10.3 यानी कि अभी का अपना मुद्दा केवल ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स क्या होता है. एक वेक्टर को एक वेक्टर से गुणा कर रहा हूं मैं, एक वेक्टर को स्केलर से गुणा करने की बात खत्म हो चुकी है, वेक्टर को वेक्टर से गुणा कर रहे हैं. तो वो 2 तरीके से होता है. एक तो होता है 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना. ये भी वेक्टर का वेक्टर सही है, ये भी वेक्टर का वेक्टर सही है. समझ आया? ये भी वेक्टर का वेक्टर से गुणा है, ये भी वेक्टर का वेक्टर से गुणा है. पर ये गुणा किसी और तरीके से किया जाता है, ये गुणा किसी और तरीके से किया जाता है. इसका मीनिंग भी समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है, डॉट प्रोडक्ट का अर्थ क्या है, फिर करते कैसे. समझ आया? ओके, वन मोर थिंग. जब अपन 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है. क्या बोला मैंने? और जब अपन 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? वेक्टर प्रोडक्ट. अब सुनिए कंफ्यूजन, सर ये भी था स्केलर, ये भी था स्केलर. बेटा वो मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर है और ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स है. थोड़ा सा चेंजेस है लेकिन मीनिंग में रात दिन का अंतर है. ये स्केलर प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स का है, वो तो एक वेक्टर का एक स्केलर से प्रोडक्ट था. ये स्केलर प्रोडक्ट है, नाम इसका स्केलर प्रोडक्ट है, लेकिन है किसका? ये 2 वेक्टर्स का. सिमिलरली ये भी वेक्टर प्रोडक्ट है, लेकिन है किसका? 2 वेक्टर्स का. तो सर फिर इसका नाम ऐसे स्केलर एंड वेक्टर क्यों रखा गया? वेरी इजी. जब हम ये प्रोसेस कैरीड आउट करते हैं, 2 वेक्टर्स का गुणा करते हैं डॉट प्रोडक्ट के तरीके से, तो आंसर एक स्केलर निकल के आता है, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट रख दिया गया है. और इधर आंसर एक वेक्टर निकल के आता है, इसलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट, इसका रिजल्टेंट के हिसाब से इसका नाम रख दिया गया. रिजल्ट क्या आ रहा है? समझ में आई बात? क्लियर है? तो ये जो भी चीज हमने अभी कैरी फॉरवर्ड करी इसको थोड़ा सा नोट्स में लिख देते हैं, फिर अपन पर्टिकुलरली अब डॉट प्रोडक्ट को उठाएंगे. अब स्केलर इसको मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स को उठाएंगे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स को एक बार छोड़ देंगे. चले आगे, तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट.
किस में क्या कैरिड आउट करना है, एक्सरसाइज पे क्लियर हो गई। सो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वही दो तरीके से होता है, एक तो स्केलर प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट। तो उसमें भी अब फर्स्ट सब पार्ट आ गया मेरा स्केलर। देखो क्या क्या नाम है, डॉट प्रोडक्ट, लेकिन होगा किसका, दो वेक्टर्स का, स्केलर एंड वेक्टर का नहीं होगा, दो वेक्टर्स का होगा। और नाम दूसरा क्या है इसका, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कह दूं या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कर दूं। अच्छा डॉट का मतलब, डॉट का मतलब ये डॉट, क्रॉस का मतलब ये क्रॉस। मतलब जब मैं दो वेक्टर्स के बीच में गुणा करवाता हूं, तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करवा रहा हूं तो उनके बीच में डॉट लिखाऊंगा। अब इस चीज को कहेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब डिनोट कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा कैसे, उसको डॉट लगा के लिखूंगा। और जब मैं इसके क्रॉस प्रोडक्ट करवाता हूं तो फिर मैं क्रॉस लगा के लिखूंगा। अच्छा जब दो स्केलर्स का गुणन मल्टीप्लीकेशन होता है, जैसे दो रियल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो हम वहां पे 3 × 1/2 भी लिख देते हैं, और कई बार 3.5 भी लिख देते हैं। दोनों का मतलब 15 होता है, दोनों का मतलब 15 होता है। भाई रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के दो नोटेशन है, एक तो उनके बीच में ऐसा क्रॉस का साइन लगा दो, एक डॉट का साइन लगा दो, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन वेक्टर से वेक्टर का मल्टीप्लाई करने के लिए भी आप साइन तो वही दो लगा रहे हो, डॉट और क्रॉस, लेकिन इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। किसी ने कहा कि दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में कौन सा साइन लगाते हैं, तो सब आंसर आया कि या तो क्रॉस ऐसा साइन लगाते हैं या डॉट ऐसा साइन लगाते हैं, है ना। तो जब अब वेक्टर प्रोडक्ट की बात हो रही है, मतलब दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो फिर जब सपोज करो ये जब टॉपिक बन रहा होगा, तो सोचने वालों ने सोचा होगा कि यार अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो बीच में साइन क्या लगा है। ये तो दो तरीके से होता है। तो वहां पे दो साइन कौन कौन से थे, उन्हीं को ले लिया। भाई जब रियल नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो बीच में दो साइंस कौन कौन से होते हैं, एक क्रॉस वाला, एक डॉट वाला, इन्हीं दोनों को कैरी कर दिया, और एक का नाम अलग रख दिया, एक का नाम अलग रख दिया। वहां पे दोनों का मीनिंग एक है, यहाँ पे दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ठीक है। जब रियल नंबर्स को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये साइन लगाऊं या ये साइन लगाऊं, दोनों का मीनिंग एक ही है ना, बोलो अनुष्का, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पे अलग अलग मीनिंग हो जाएगा, क्योंकि ये रियल नंबर्स नहीं है, यानी ये किस रियल नंबर्स को स्केलर्स भी बोल सकते हैं, यहाँ पे ये स्केलर्स का स्केलर्स है, यहाँ पे वेक्टर्स का वेक्टर्स। ठीक है, क्लियर है, ओके। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे नोट सेक्शन पे, और एक बार इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर आगे की गणित सीखते हैं। ये सब हो गया हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन। आ जाओ जी। तो अभी अभी जो हमने डिस्कस किया वही आपको नोट्स में भी लिखना है, कि जब अपन दो प्रोडक्ट्स को गुणा करते हैं या उनके प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो उसका मतलब है वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर नहीं, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। वो भी दो तरीके से किया जाता है, एक का नाम डॉट प्रोडक्ट, एक का नाम क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट का मतलब ये डॉट, क्रॉस का मतलब ये क्रॉस। इस डॉट प्रोडक्ट को भी फिर दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को भी दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को नाम स्केलर प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि इसका रिजल्ट स्केलर होता है, इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि इसका रिजल्ट वेक्टर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस वाले पार्ट को बात ही नहीं करूंगा, हम सारी बात इस वाले बात की करूंगा, ओके। तो उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, क्लियर। अब सुनिए पहले ध्यान से, एक ही लाइन में सबसे पहले तो मैं इसका मीनिंग बता देता हूं। एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। हम ए और बी का डॉट प्रोडक्ट तो करने निकल जाते हैं, अभी मैं फिर फॉर्मूला बताऊंगा, उससे हो जाता है, क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, पूरा चैप्टर भी हो जाता है, 12th भी कई बार खत्म हो जाती है। लेकिन इसका अर्थ क्या है, ये किसी को पता नहीं है, और ना ही किसी कोई पता करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसलिए आगे चल के आती है दिक्कत। ठीक है, भाई मैंने कहा 3 × 4 करो, आपने कह दिया 12। लेकिन 3 × 4 12 क्यों हुआ, क्योंकि 3 × 4 का अर्थ पता है मुझे। क्या अर्थ पता है, कि 3 को 4 बार गिनना है, 3+3+3+3, या 4 को 3 बार गिनना है, 4+4+4। तो उनका जो गुणनफल है, जो प्रोडक्ट है, वो 12 इसलिए आया। ये मुझे पता है, मीनिंग भी पता है ना, मीनिंग भी पता है, तो 3 4 12 याद करने में मजा भी आता है। ए डॉट बी का मैं आंसर तो बता दूं अभी, फॉर्मूला से, जो फॉर्मूला बुक में गिवन है, लेकिन ए डॉट बी का अर्थ क्या है ये तो पता चले, ये तो पता चले। तो ए डॉट बी का अर्थ सुनना ध्यान से। लेट्स से कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं स्पेस के अंदर, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, जिनके इनिशियल पॉइंट्स कोलाइड कर रहे हैं। पहली बात तो डॉट प्रोडक्ट उसी का पॉसिबल है जिनके इनिशियल पॉइंट्स कोलाइड करें। नहीं करते हैं तो आपको फ्री वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट से कोलाइड करवाने हैं। करवा दिए।
अब इसका आंसर क्या है सर? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो कहाँ है, इसमें इस फिगर में कहाँ है वो डॉट प्रोडक्ट? उसका आंसर क्या है? तो पहली बात तो मैंने आपको क्या बोली कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर आंसर रहेगा। स्केलर मतलब एक न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे 2 3 4 5 6 कुछ भी। तो वो 2 3 4 5 6 यहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट कर रही है, क्या चीज है वो यहाँ पे? क्या इसकी लंबाई है? नहीं, इसकी लंबाई नहीं है। इसकी लंबाई है? नहीं, इसकी लंबाई को तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कहेंगे, इसकी लंबाई को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी कहेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ। ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट का अर्थ होता है ए वेक्टर की बी वेक्टर पर परछाई की लंबाई गुणा बी वेक्टर की लंबाई। क्या कहा फिर से सुनो। ए डॉट बी का अर्थ क्या होता है? चलो मैं लिख देता हूँ। लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ शेडो ऑफ शेडो को इस वाले टॉपिक में नाम प्रोजेक्शन दिया गया है, तो मैं प्रोजेक्शन वर्ड ही लिख देता हूँ, लेकिन प्रोजेक्शन का मतलब शेडो है, लेमन लैंग्वेज में बात करें तो, है ना। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, थोड़े से ऑथेंटिक टर्म्स भी यूज कर लेते हैं। प्रोजेक्शन का, अब जैसे शेडो मैंने कहा तो शेडो किसकी किस पर? तो अगर मैं ए डॉट बी लिख रहा हूँ तो ए की बी पर, और अगर मैं बी डॉट ए लिख रहा हूँ तो बी की ए पर। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये एक लेंथ है, लंबाई है, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वेक्टर बी। अब वेक्टर ए की वेक्टर बी पर परछाई कहाँ है मुझे बताओ तो सही, इधर दिख तो नहीं रही मुझे, तो ध्यान से देखना। वो परछाई कैसे पता चलेगी? जहां पे खत्म हो रहा है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और यहां से लेके यहां तक इसकी परछाई होगी। आप इमेजिन करो एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, उसके ऊपर सूरज है, तो उसकी परछाई जहां पे खत्म हो रहा है इतनी होगी। अब अगर ये ऐसे ऐसे सीधा हो जाए तो परछाई छोटी होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी ना। बिल्कुल इस 90 डिग्री पे परछाई बिल्कुल डॉट होगी, होगी नहीं होगी? तो उस परछाई की लंबाई, कितनी लंबी परछाई गिर रही है नीचे, समझ गए? क्लियर है? जैसे कि सपोज करो ये तो है वेक्टर ए, और यहाँ पे वेक्टर बी, तो इस समय इसकी परछाई इतनी गिरेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। और मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, इतनी गिरेगी। अब जहाँ पे खत्म हो रहा है उतनी परछाई होगी, ठीक है ना। और मान लो पूरा ही गिरा दूं, तो जितनी इस वेक्टर की लंबाई है उतनी परछाई है। पूरा ही गिरा दिया तो, और बिल्कुल सीधा कर दिया तो अब बिल्कुल डॉट यानी जीरो लंबाई होगी उसकी परछाई की। ये चीज क्लियर हो गई। इस लंबाई को अगले वेक्टर की लंबाई से भी गुणा कराना है। केवल लंबाई, परछाई की लंबाई डॉट प्रोडक्ट नहीं है, परछाई की लंबाई डॉट प्रोडक्ट नहीं है। इस लंबाई को अगले वाले वेक्टर वेक्टर बी की लंबाई से मल्टीप्लाई भी कराना है, ठीक है। अब किसी ने कहा बी की ए पर बताओ, उल्टा कर दो। बी की ए पर बताओ तो उल्टा कर दो। अब अगर बी की ए पर मैं परछाई की बात कर रहा हूं तो बी तो बड़ा है, ए छोटा है, तो उसकी परछाई देखूं कैसे? तो अगर बड़े की छोटे, छोटे की बड़े पे परछाई देखने के लिए तो बहुत ही आसान काम था, लेकिन बड़े की छोटे पे परछाई देखने के लिए फिर इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा लाइक दिस। और अब इसकी परछाई जहां पे ये खत्म हो रहा है वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहां से लेके यहां तक इसकी परछाई होगी, और उसको फिर वेक्टर ए की लंबाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर बी की ए पे परछाई की बात कर रहे हैं तो। और आपको पता है ए डॉट बी कर दूं या बी डॉट ए करूं आंसर सेम आता है। यानी कि ए वेक्टर की परछाई बी पर, उसको बी वेक्टर की लंबाई से गुणा करूं, या बी वेक्टर की परछाई ए पर और उसको ए वेक्टर की लंबाई से गुणा करूं, यू विल गेट द सेम स्केलर वैल्यू, यू विल गेट द सेम न्यूमेरिक वैल्यू एज योर आंसर, ठीक है। तो मीनिंग समझ में आया क्या? हालांकि शुरुआती डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की 90% पोर्शन में तो मीनिंग की बात ही नहीं की जा रही है, बस करते कैसे हैं इसकी बात की जा रही है। लास्ट में एक टॉपिक आएगा इसी कॉन्सेप्ट में, प्रोजेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, उसमें हल्की फुल्की इसके मीनिंग की बात की जा रही है, तो वो चीज हम पहले ही कर लेना डिस्कस, ठीक है। क्लियर है? समझ आया? हाँ। हम्म। हम्म। यस, ये जो लंबाई है, मान लो ये लंबाई 3 सेंटीमीटर आई, अब वेक्टर बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 3 × 10 30, 30 है ए डॉट बी का आंसर। के ऑन नॉट ओनली द लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो को फिर अगले वेक्टर की पूरी लेंथ से भी मल्टीप्लाई कराना है। अच्छा और भी सिंपल है, मैं बात करूं, वेक्टर ए और वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट का अर्थ है दोनों की लंबाई का प्रोडक्ट, ए की लंबाई बी की लंबाई, पर आफ्टर मेकिंग देयर डायरेक्शन सेम। पहले ए और बी की डायरेक्शन सेम कर दो, अब ए की लंबाई और बी की लंबाई का गुणा कर दो, यही ए डॉट बी है। अब देखो, अब इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। अब इसकी जो मैं परछाई गिरा रहा हूं ना,
तो एक तरीके से वेक्टर ए की डायरेक्शन अब ये हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, इधर ध्यान दो, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, और बी की तो जैसी थी वैसी हो गई। अब इन दोनों लंबाई का प्रोडक्ट करो। तो वेक्टर ए की लंबाई वेक्टर बी की लंबाई से प्रोडक्ट करना है, सिंपली बात है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम करने के बाद। अब डायरेक्शन सेम कैसे करेंगे? लेट्स से ये वेक्टर था, ये दूसरा वेक्टर था, तो अभी तो उसकी डायरेक्शन यहाँ जा रही है और इसकी डायरेक्शन यहाँ जा रही है, तो इसकी जो परछाई गिर रही है ना इस पे, उस 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 वहां तक का वेक्टर मान लूं मैं, तो अब इनकी डायरेक्शन सेम हो गया, अब इसको तो भूल जाओ। इसकी जो परछाई गिर रही है ना, वो वेक्टर ए मान लो, पर डायरेक्शन सेम करने के बाद वो है मेरा वेक्टर है, और बी तो जितना था। अब इसकी लंबाई का मल्टीप्लाई करो, वही ए डॉट बी होता है। अभी क्लियर है क्या? अच्छा जी। अब मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। सोचते हैं जरा, है ना, इसका आंसर क्या होगा, ए डॉट बी का आंसर क्या होगा। तो मुझे बताओ, जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था यहाँ पे, तो इस परपेंडिकुलर के अंदर लेट से इसकी जो ये लंबाई है, ये लेट से इसकी जो लंबाई है बेटा, उसको मैं हाल फिलहाल पी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? पी। पी फॉर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन की लंबाई, शेडो की लंबाई। तो इस प्रोजेक्शन की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, कॉस इनके बीच का एंगल लेट से थीटा है ना, तो आप कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यही है पी, लेंथ ऑफ शेडो, और हाइपोटेन्यूज यानी कि वेक्टर ए की लंबाई। वेक्टर ए की लंबाई को आप न्यूमेरिक फॉर्म में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कह सकते हो, कह सकते हो। ठीक है। और अब ये तो केवल लंबाई इसकी आई है ना, इनटू इनटू पूरे वेक्टर बी की लंबाई भी तो होगी, और पूरे वेक्टर बी की लंबाई क्या हो जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। cos थीटा इक्वल टू पी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और मुझे क्या चाहिए? मुझे ये वैल्यू चाहिए, मुझे ये वैल्यू चाहिए। ये मेरा ए डॉट बी है। नहीं, मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे पी इंटू ए डॉट बी का मतलब क्या है? उस प्रोजेक्शन मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी। समझ आया? बोलो, समझ आया? देखो, ए डॉट बी का मतलब मैंने क्या बताया, कि इस लंबाई, इस परछाई की लंबाई गुणा पूरे वेक्टर बी की लंबाई। तो परछाई को तो मैंने पी माना है, तो यानी कि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, पी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी चाहिए। तो पी की वैल्यू मैं यहां से निकाल लेता हूँ, चलो। पी की वैल्यू मैं यहां से निकाल देता हूँ, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस इंटू दिस, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू पी बाई ये हो रहा है। तो पी की वैल्यू अगर मैं यहां से निकाल लूं, तो इसमें सब्सटीट्यूट कर दूं, तो देखो ए डॉट बी क्या आता है? ए डॉट बी आता है, पी को तो मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए गुणा कॉस थीटा, और आगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी से भी गुणा हो रहा है। तो ये ए डॉट बी का आंसर हो गया है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस। कॉस थीटा को लास्ट में रखते हैं। अब डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बुक में ये दिया हुआ है कि ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, वो गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो फिर दूसरी बात है। ठीक है, करते कैसे? क्लियर हो गया? ए डॉट बी बराबर, पहले आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लो, गुणा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी लो, गुणा cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। और वो थीटा पता है कहां से कहां लाया करता है? 0 से 180 के बीच में। यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा 180 ले सकते हो। मान लो 180 क्रॉस कर गया, जैसे मान लो ये दो वेक्टर्स हैं, तो अभी इनके बीच में ये एंगल है और पीछे वाला एंगल है, तो पीछे वाला एंगल तो 180 से ज्यादा है ना, तो मैं पीछे वाला एंगल ना लूंगा, मैं हमेशा 180 से छोटा वाला एंगल लूंगा। हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में दो एंगल्स बन रहे होंगे, बन रहे होंगे। अब मैं इसको सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं, तो एक 180 से छोटा बन रहा होगा, एक 180 से बड़ा बन रहा होगा, तो हम हमेशा कौन सा लेंगे? 180 से बड़ा। छोटा। अब कल को मान लो एंगल ऐसा है, तो मैं इसके बीच में ये वाला एंगल क्यों लूंगा? मैं ये वाला लूंगा, 180 से छोटा एंगल लूंगा, है ना। तो थीटा वेरीज फ्रॉम 0 और 180 दोनों हो सकता है, और इनके रेंज के बीच का हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा और 180 से बड़ा नहीं हो सकता। चलो रीड आउट करना स्टार्ट करें बेटा। एक तरीके से हमने टॉपिक अभी स्टार्ट भी नहीं किया, और एक तरीके से हमने खत्म भी कर चुके हैं, क्योंकि अब जो जो मैंने कहा है वही सब है, लेकिन प्रॉपर्टीज हैं भी, उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टीज पार्ट को छोड़ दें तो मीनिंग पार्ट सब कुछ कवर हो चुका है। चलो रीड आउट करते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो, अच्छा वैक्टर्स दोनों नॉन जीरो होने चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो सब जीरो हो गया। अगर वेक्टर ए एक जीरो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। अब जीरो एक भी, तीनों में तीन क्वांटिटीज देखो, एक दो तीन, तीनों में से एक भी जीरो हो गई, तो इसका आंसर भी जीरो हो गया ना। तो ये नॉन जीरो होना चाहिए, नहीं तो कुछ डेफिनेशन ही नहीं बनेगी, है ना। दो नॉन जीरो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, डिनोट तो ऐसे किया जाता है, डिफाइन ऐसे किया जाता है। और मीनिंग क्या है वो मैं बता चुका हूँ, चाहे इधर लिखा नहीं है हमने, मीनिंग अभी प्रोजेक्शन वाले टॉपिक में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिफाइन कैसे किया जाता है? इसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अब मुझे बताओ, इसका मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी होगी,
इसका मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी होगी और कॉस थीटा ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होती है, तीन स्केलर्स का प्रोडक्ट हमेशा स्केलर ही रहेगा, तो ए डॉट भी एक स्केलर आएगा, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट रख दिया गया। ठीक है, डन। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड थीटा शुड रेंज फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। ये थोड़ा सा इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, थीटा के ऊपर कॉस लगा के उसकी वैल्यू निकाल देना, तीनों को गुणा कर देना, वही होता है ए डॉट बी। और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में अभी डिस्कस नहीं हो रहा लेकिन नीचे डिस्कस होगा। एक्चुअली ए डॉट बी है क्या, ए की बी पर परछाई गिराओ, इस लंबाई को इस लंबाई से गुणा करो, यही यही यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को ऐसे मान लो, ये जैसे ही मैंने परछाई गिराई तो इस लंबाई को गुणा इस लंबाई, यही ए डॉट बी होता है। दिस लंबाई इंटू दिस लंबाई, यही ए डॉट बी होता है। अगर ये पूरा इस पे गिर जाए, पूरा इसके ऊपर ही आ जाए, मतलब ये वेक्टर ऐसे ना हो इसके ऊपर हो, तो अब पूरा ही है तो इस लंबाई को इस लंबाई से मल्टीप्लाई करा दो, फिर तो वेक्टर ए की ओरिजिनल लंबाई आएगी। अभी वेक्टर ए की ओरिजिनल लंबाई नहीं आ रही, वेक्टर ए की ओरिजिनल लंबाई तो ये है, इसकी परछाई की लंबाई आ रही है बस, लेकिन ये पूरा इस पे गिरा हुआ है तो फिर इसकी ओरिजिनल लंबाई आएगी, क्योंकि फिर इसकी लंबाई और परछाई की लंबाई सेम हो गई ना जब पूरा ही गिरा हुआ है तो। और मान लो सीधा खड़ा है तो इसकी लंबाई कुछ भी हो लेकिन परछाई की लंबाई 0 है, तो वहां पे डॉट प्रोडक्ट भी 0 होता है, परपेंडिकुलर हो। अगर आप खुद सोचो cos 90 हो जाएगा तो cos 90 तो 0 होता है ना, 0 इंटू इंटू दिस सब पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलो भाई, रिजल्ट्स, अब कुछ रिजल्ट्स हैं आपकी बुक में भी, ये 1 2 3 करके गिवन है, पढ़ते जाना और समझते जाना। पहला रिजल्ट, ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी होती है इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट रख दिया, कोई दिक्कत? पहले डिस्कस कर चुके हैं, आधे से ज्यादा बातें हम पहले डिस्कस। हाँ जी, अब यह जो पहली प्रॉपर्टी है एक तरीके से ए डॉट बी बेटा कॉम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो एक ही बात है। आप खुद सोचो, ए डॉट बी करूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, और जब मैं बी डॉट ए करूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी पहले लिख दूंगा, लिख पहले दूंगा, गुणा तो कैसे भी करो। तो इन इसका आंसर उसका आंसर डिफरेंट आ सकता है क्या? ये तीनों स्केलर्स ही तो हैं, तो तीन स्केलर्स का आपस में प्रोडक्ट कैसे भी कर लो एक ही चीज मिलेगी। ठीक है ना, तो ये कॉम्यूटेटिव होगा। ठीक है ना, क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ो। डॉट प्रोडक्ट फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ थीटा, अब थीटा की स्पेसिफिक वैल्यू पे डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है? वो स्पेसिफिक वैल्यू हम लेंगे 90 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री, क्योंकि उससे ज्यादा तो हो भी नहीं सकता। थीटा 0 डिग्री हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, थीटा 90 डिग्री हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, थीटा 180 डिग्री हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहला केस है थीटा 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री यानी कॉस 90, कॉस 90 यानी 0, तो ये कुछ भी हो आंसर इज 0। यानी कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा अगर वो दोनों परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री एंगल है मतलब दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। क्या है, नोट बन गया मेरा, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। वेरी इजी। ठीक है ना, अभी तो इजी लग रहा है लेकिन इसको डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद रखो कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा अगर दोनों परपेंडिकुलर हो, और मीनिंग वाइज भी वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपने सर मीनिंग क्या बताया इसका कि इसकी इस पे परछाई बताओ, जब सीधा खड़ा है तो परछाई की लेंथ बिल्कुल डॉट है, तो यानी परछाई की लेंथ 0 है, इस 0 को इस पूरे वेक्टर बी की लंबाई से मल्टीप्लाई कराना है, कुछ भी उसकी लंबाई हो 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 ही मिलेगा। मीनिंग वाइज भी समझ में आया और यहाँ पे डेरिवेशन वाइज भी समझ में आया। ठीक है, अब नाउ टेक लेट अस टेक अबाउट 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का मतलब है इस वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, दैट मींस वेक्टर बी पूरा का पूरा इसी पे गिरा हुआ है लाइक दिस। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो ये इसी के ऊपर गिरा हुआ है, तो इसकी लंबाई और इसकी परछाई की लंबाई सेम है, तो बस इन दोनों की लंबाई का मल्टीप्लाई कर दो। तो जब दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए हैं तो उस केस में दोनों का डॉट प्रोडक्ट जस्ट उन दोनों की लंबाई का मल्टीप्लिकेशन होता है, ए का बी के लंबाई का मल्टीप्लिकेशन। इसको डिराइव करके देखें, डिराइव करके देखते हैं। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉस थीटा में कॉस 0 लिख देंगे मैं, और कॉस 0 1 होता है ना। तो जब cos 0 1 होता है तो ये 1 हो गया, तो 1 हो गया तो केवल इतना सा पार्ट रह गया, इतना सा पार्ट रह गया, दैट मीन्स ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। यानी कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर उनके बीच में एंगल 0 है तो उनके मैग्नीट्यूड का ही प्रोडक्ट उनका डॉट प्रोडक्ट है, उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ही उनका, उनके उनकी लंबाई का प्रोडक्ट ही उनका डॉट प्रोडक्ट है। क्योंकि जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर है तो उसकी उसकी लंबाई ही उसकी शेडो की लंबाई है, तो दोनों की लंबाई का आपस में प्रोडक्ट कर दो। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विद एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट। ओके फाइन। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट नोट और निकल के आता है कि अगर एक वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर दें, ए का ए के साथ ही और बी का बी के, ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट का भी रिजल्ट है।
है ना। तो हर एक वेक्टर खुद के साथ तो 0 डिग्री बनाएगा, हर एक वेक्टर खुद के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, जैसे ये वेक्टर है और ये वेक्टर खुद है, तो खुद खुद के साथ 0 डिग्री तो बनाएगा। तो खुद खुद के साथ 0 डिग्री बनाएगा, तो अभी अभी हमने क्या सीखा था कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल है तो उन्हीं के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है। तो उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, तो मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड सेम सेम है ना। कल तक यहाँ पे बी था, तो ये बी था, लेकिन अब तो सेम सेम हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का स्क्वायर। तो ए डॉट ए, ये एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कह लो या रिजल्ट कह लो, जो आगे के बहुत सारी थ्योरम्स को सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है, कि ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। सिमिलरली बी डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। एक वेक्टर का खुद से ही डॉट प्रोडक्ट कर दें तो इसका अर्थ है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है, और उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एक स्केलर क्वांटिटी होगी, जैसे उसका मैग्नीट्यूड 3 है तो 3 का स्क्वायर 9। हाँ बोलो। ए का, ए की ए पर ही परछाई देख रहे हैं, अब ए का ए के साथ 0 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो उसकी परछाई वो खुद ही है, तो खुद को ही 2 बार गुणा कर रहे हैं, खुद की लंबाई को ही 2 बार गुणा कर रहे हैं। ए की परछाई ए पर ही, उसकी लंबाई गुणा ए की लंबाई, तो जो परछाई की लंबाई है वो भी खुद की लंबाई है, और फिर वापस खुद की लंबाई से एक और बार गुणा करना होता है, तो खुद का खुद से 2 बार गुणनफल हो गया, प्रोडक्ट हो गया। समझ गए, तो स्क्वायर हो गया। समझ में आई बात, क्लियर है ना। ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही उसका उसके साथ डॉट प्रोडक्ट होता है। तो स्पेसिफिक वैल्यू में 2 डिग्री कवर कवर कर लिया अपन ने, 90 डिग्री पहले कवर करी, 0 डिग्री कवर करी, और 0 डिग्री का एक रिजल्ट और निकल के आया कि खुद का खुद से डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। अब एक आखिरी चीज, अगर उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है, उनके बीच में क्या है, 180 डिग्री का एंगल है, तो उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट का नेगेटिव आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि मैं cos 180 रख दूंगा, और cos 180 -1 होता है, तो -1 होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड वेक्टर की का माइनस हो जाएगा, यानी कि ए डॉट भी उस केस में ये आंसर निकाल के देगा। ठीक है, अब इसका हम वो देखें ज्योमेट्रिक मीनिंग, तो देखो ये वेक्टर ए है, सॉरी ये वेक्टर ए है, और वेक्टर बी के साथ इसकी इसका जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री का बन रहा है, तो 180 डिग्री बिल्कुल ऐसे बन रहा होगा। सबसे पहले तो मैं पूछता हूँ कि वेक्टर बी की वेक्टर ए पे कोई परछाई आ रही है क्या, तो परछाई नहीं, परछाई आ तो रही है लेकिन नेगेटिव साइड आ रही है, क्योंकि वेक्टर्स की दुनिया में अपोजिट डायरेक्शन यानी नेगेटिव होना होता है। देखो, अगर ये वेक्टर बी इसके ऊपर गिरा हुआ होता इधर की साइड से, तो इसकी खुद की लंबाई ही इसकी परछाई की लंबाई होती होती ना। अब इसकी परछाई की लंबाई इसकी लंबाई की नेगेटिव आंसर है, मतलब जब खुद के ऊपर ऐसे गिरा हुआ है तो वो पॉजिटिव जो लेंथ है वो लेंथ ही इसकी शेडो की लंबाई है, लेकिन अब नेगेटिव साइड है, तो अब नेगेटिव लेंथ आ गई, तो नेगेटिव लेंथ इस लेंथ का नेगेटिव करना पड़ेगा क्योंकि दूसरी डायरेक्शन में चला गया, और इसकी लंबाई तो जैसी थी वैसी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, लेकिन नेगेटिव साइन लग जाएगा क्योंकि वो उस साइड चला गया। क्लियर है ना, समझे। ठीक है, चलो जी, अब फोर्थ पॉइंट देखो, आई कैप जे कैप के कैप को फिर से एक बार हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। लेट्स से कि ये एक 3D स्पेस है, तो पहले स्टार्ट किया था हमने, तो हमने क्या सीखा था कि एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप कहते हैं, वाई एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप कहते हैं, जेड एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होता है उसको के कैप कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, एंड दिस इज के कैप। अब सुनो, तीनों ही वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो अभी अभी आपने क्या सीखा कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। 0 डिग्री है तो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है, अगर परपेंडिकुलर है तो 0 होता है। तो आई कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, जे कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, के कैप का वापस आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, एक रिजल्ट हमने ये सीखा। अब 0 डिग्री लेना है, आई कैप का आई कैप से के साथ ही डॉट प्रोडक्ट, तो अभी अभी हमने क्या सीखा, एक वेक्टर का खुद से ही प्रोडक्ट कर दूं तो उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो आई कैप के ही मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आई कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है ना, यूनिट वेक्टर है ना, तो इसकी लंबाई तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कि क्या रिजल्ट निकल के आया, आई कैप डॉट आई कैप 1, सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप भी 1, सिमिलरली के कैप डॉट के कैप भी 1। ये रिजल्ट समझ में आया।
तो आई कैप का आई कैप से डॉट प्रोडक्ट करूं, जे कैप का जे कैप से डॉट प्रोडक्ट करूं, के कैप का के कैप से डॉट प्रोडक्ट करूं, तो ये इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और आई कैप जे कैप के कैप तीनों का मैग्नीट्यूड 1 1 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर करूं तो आंसर इज 1। इजी। और अगर एक दूसरे से करूं, आई का जे से, जे का के से, और के का आई से, तो फिर आंसर तीनों का ही जीरो है। फिर आंसर तीनों का ही जीरो, क्योंकि तीनों एक दूसरे से तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। ठीक है, ये लो आ जाओ। आई कैप डॉट जे कैप करूंगा तो जीरो आएगा, क्योंकि आई और जे कैप के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो सिमिलरली आई का जे से करूं, जे का के से करूं, या आई का के से करूं, किसने कहा सर के का जे से करो तो कॉम्पिटेटिव है यार। लेकिन याद रखना वेक्टर प्रोडक्ट आएगा ना चौथी एग्जाम में, वो कॉम्पिटेटिव नहीं होगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए बीच में तो कॉम्पिटेटिव नहीं होता, फिर चीजें चेंज होंगी। फिर क्या होगा कि जब हम वो पढ़ रहे हैं ना, तो इससे कंपेयर करना पड़ेगा। फिर इन दोनों के डिफरेंसेस याद करने पड़ेंगे, कि उधर करते थे तो आंसर ये आता था, इधर करते थे तो आंसर ये आएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, एक बार अभी तो उसके लिए फोकस करो, है ना, ज्यादा टेंशन मत लो। तो अभी तो कॉम्पिटेटिव है, मत रहो। आई डॉट जे करूं, जे डॉट के करूं, आई डॉट के करूं, के डॉट आई करूं, के डॉट जे करूं, जे डॉट आई करूं, सबका आंसर क्या है, जीरो, और खुद का खुद से 1। ठीक है, आ जाओ। अब डॉट प्रोडक्ट जब हमको वेक्टर्स की कंपोनेंट फॉर्म गिवन हो, हमको अभी तक हम डॉट प्रोडक्ट पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से देख रहे थे, यानी कि एक वेक्टर की डायरेक्शन तो एंगल की फॉर्म में गिवन हो और उनकी लंबाई गिवन हो, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो उसकी बात कर रहे थे। लेकिन लेट्स से वेक्टर तो आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में इसमें कंपोनेंट फॉर्म में मिलेगा ना। लाइक किसी ने कहा वेक्टर ए जो है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप है, और किसी ने कहा वेक्टर बी जो है वो है 7 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 10 के कैप है। इन दोनों का करो डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का कर दो डॉट प्रोडक्ट। तो कहा, किसी ने कहा कि सर इनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड गुणा इसका मैग्नीट्यूड गुणा cos थीटा। चल इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल लेगा, 3 का स्क्वायर, कंपोनेंट फॉर्म गिवन है तो मैग्नीट्यूड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी वेक्टर ए ही गिवन है कंपोनेंट फॉर्म में, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना इज वेरी इजी टास्क फॉर मी। और वेक्टर बी ही गिवन है कंपोनेंट फॉर्म में, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना भी इज नॉट ए वेरी हैक्टिक टास्क फॉर मी, ये मैं निकाल लूंगा। cos थीटा कैसे निकालूं? cos थीटा मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है वो मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। हाँ, अगर गिवन है कि इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री तो कॉस 60 लगा दूंगा, 90 डिग्री तो कॉस 90 लगा दूंगा, वो सब अगर गिवन है तो बात अलग है। लेकिन कंपोनेंट फॉर्म ही गिवन है तो एंगल गिवन नहीं है। अब या तो फिर मैं है ना पिक्चोरियली बनाऊं, 3 कदम एक्स एक्सिस, 2 कदम वहां से वाई एक्सिस, और -1 कदम जेड एक्सिस, एक वेक्टर बना के छोड़ दूं वहां पे, है ना। फिर वापस एक दूसरा वेक्टर बनाऊं, 7 कदम एक्स एक्सिस, 7 कदम एक्स एक्सिस, फिर जहां पे रुका वहां से 1 कदम वाई एक्सिस, फ्लोर पे आ गया, और फिर -10 कदम जेड एक्सिस, पाताल में चला गया नीचे, है ना। तो वो भी एक वेक्टर है, ऐसा बनता हुआ ओरिजिन से नीचे बनता हुआ वो भी वेक्टर है ना। अब उन दोनों वेक्टर के बीच में फिर मैं एंगल सोचूं, इस वॉल्यूम प्रोटेक्टर और नापूं, अच्छा एंगल के बीच में ये एंगल है, उस पर कॉस लगाओ। सो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अभी बताओ अभी क्या होगा। अभी मैं कैसे, पहली बात तो मैं 3D स्पेस में वेक्टर्स बना ही नहीं सकता, और मेरे पास कौन सा प्रोटेक्टर देंगे वो लोग कि मैं नाप के देखूंगा। ठीक है ना। सो अब बताओ क्या करूं मैं, है ना, प्रॉब्लम है, अब बताओ क्या करूं। अगर डॉट प्रोडक्ट करना है और cos थीटा मुझे पता नहीं है, तो क्या करना है वो समझे। देखो, करना कुछ नहीं है, आपको ए डॉट भी करना है, और ए डॉट भी एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। और स्केलर प्रोडक्ट में हमने सीखा है कि सपोज करो कल को एक्स प्लस वाई गुणा ए प्लस बी करना है, तो ये भी एक स्केलर प्रोडक्ट की है, रियल नंबर्स के केस में स्केलर प्रोडक्ट की है। तो आप क्या करते हो, सबको सबके साथ करते हो। अभी भी आप क्या करो, ए डॉट बी कर रहे हो, तो ए की डेफिनेशन ये है कंपोनेंट फॉर्म में, बी की डेफिनेशन ये है कंपोनेंट फॉर्म में। चलो एक काम करो, सबको सबसे डॉट प्रोडक्ट करना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबको सबसे, यानी 9 प्रोडक्ट होंगे, 3 इधर है 3 इधर है, 9 प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी में मैं कर देता हूँ, अलग से नहीं कर रहा हूँ, इसी में मैं दिखा देता हूँ। देखो, पहले इसका इससे, इससे, इससे 3 ये हो जाएंगे, फिर 1 2 3 ये हो जाएंगे, फिर 1 2 3 ये हो जाएंगे, ऐसे ही करोगे। तो सबसे पहले तो मैंने A1 आई कैप को तीनों से कराया, तो देखो A1 आई कैप को जब मैं B1 आई कैप से कराऊंगा, तो A1 × B1 तो स्केलर्स हैं, और आई कैप इंटू आई कैप वैक्टर्स हैं। अलग रख दिया, स्केलर्स को अलग रख दिया, वैक्टर्स को अलग रख दिया। ठीक है, दूसरा देखो, जब मैं A1 आई कैप को B2 जे कैप से कराऊंगा, तो A1 B2 स्केलर्स अलग हैं, और आई कैप इंटू जे कैप वैक्टर्स अलग हैं। यहाँ पे डॉट नहीं लगा हुआ, ये डॉट भी आप लगा देना। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, यस, ये चीज भी डिस्कस कर लेते हैं। जब डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो डॉट प्रोडक्ट तो वेक्टर का वेक्टर से होता है ना, स्केलर का स्केलर से तो गुणा होता है, जैसे अपन करते थे बचपन से। तो अगर मैंने आपको कहा बेटा 3 टाइम्स वेक्टर ए और 7 टाइम्स वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट करो,
तो आप 3 का 7 से तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे 21, डॉट प्रोडक्ट तो वेक्टर का वेक्टर से ही करेंगे ना, ए डॉट बी लिखोगे ना। आप 3.7 थोड़ा ना लिखोगे, 3.7 का आंसर तो 21 होता है ना। अब डॉट प्रोडक्ट डिफाइन ही वेक्टर का वेक्टर से है, तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी तो ये है, इसमें वेक्टर क्वांटिटी ये है, तो आप 8.b तो लिखोगे। आप 3.b थोड़ा ना लिखोगे, या 7.a थोड़ा ना लिखोगे, या 3.7 थोड़ा ना लिखोगे, समझ गए। तो सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, दो तो कर चुका था, तीसरे को देखो, जैसे इसको इससे करना है ना, नहीं सॉरी, तीसरा मतलब इसको इससे करना है। तो a1 और b3 तो स्केलर क्वांटिटीज है ना, उसको तो मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा ना। डॉट किसके बीच में लगाऊंगा, जो वेक्टर क्वांटिटी और जो वेक्टर क्वांटिटी उसके बीच में तो डॉट लगाऊंगा, समझ आया। उसी तरीके से फिर आ जाओ, A2 B1 जे कैप आई कैप, बोलते जाओ, A2 B2 जे कैप जे कैप, फिर आ जाओ A2 B3 जे कैप के कैप, फिर आ जाओ लास्ट बट नॉट द लीस्ट A3 B1 के कैप आई कैप, A3 B2 के कैप जे कैप, और A3 B3 के कैप के कैप। ओके फाइन, कोई डाउट नहीं है। अब आप यहाँ से ध्यान से देखो, खुद का खुद से डॉट प्रोडक्ट तो 1 होता है, तो ये तीन तो हो गए 1 1 1, तो ये 1 हो गया, यानी कि 1 × A1 B1 कट गया, A1 B1 ही रह गया एक तरीके से, ये A2 B2 ही रह गया ये। और खुद का दूसरे से डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, यानी कि ये तो टर्म्स ही कट गई। आंसर केवल ये डायगोनल एलिमेंट्स मिले। A1 B1 उसमें भी आई कैप डॉट आई कैप 1 हो चुका है ना, अभी प्रूव कर दिया हमने ऊपर। तो A1 B1 A2 B2 A3 B3, अरे वाह कितना सरल सा फॉर्मूला मिल गया। अब मैं इस फॉर्मूले को एक ही लाइन में डिफाइन कर दूं। अगर दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट का अर्थ है उनके स्केलर प्रोडक्ट्स, रेस्पेक्टिव स्केलर प्रोडक्ट्स या कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर प्रोडक्ट्स, स्केलर कंपोनेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट का सम। जो एक्स वाला स्केलर कंपोनेंट है उसका और उसका उसका प्रोडक्ट करो, फिर वाई का वाई वाले से करो, जेड वाले का जेड वाले से करो, और सबका सम करो। एक्स वाले का वाई वाले से करने की जरूरत नहीं है, वाई वाले का जेड वाले से करने की जरूरत, क्योंकि वो टर्म्स तो वैसे भी 0 बन चुकी हैं। केवल खुद वाली बची हैं, ये वाली बची है, बाकी सब 0 बन चुकी है। समझ आया। तो किसी ने कहा कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बताओ व्हेन कंपोनेंट फॉर्म इज गिवन, आप क्या कहोगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स। ठीक है, क्लियर है, रेस्पेक्टिव लगाना जरूरी है, क्योंकि A1 का B1 से ही है, A1 का B2 से नहीं है, A2 का B2 से ही है, A2 का B3 से नहीं है, A3 का B3 से ही है, B3 का A3 से नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कितने और रिजल्ट्स बचते हैं देखो एक बार, बस। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर फिर अपन कल ही स्टार्ट करेंगे। जस्ट ये 2 पॉइंट देखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, द सवाल इज दिस। अब मान लो कि ये वेक्टर है ए, है ना, और ये वेक्टर है बी, और इनके बीच का एंगल है थीटा। कॉस थीटा, थीटा कैसे निकालूं, तो अगर मैं कॉस थीटा निकालूंगा तो थीटा भी निकालूंगा कॉस इनवर्स करके। तो सवाल ये कि कॉस थीटा कैसे निकालूं, सवाल ये है कॉस थीटा। तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा का एलिमेंट है फॉर्मूला में, तो अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट पता चल जाए, उल्टा क्वेश्चन हो गया भाई, डॉट प्रोडक्ट पता करना हो तो कैसे पता किया जाता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ऐसे तो पता किया जाता है। लेकिन सपोज करो ये गिवन है और ये और दोनों गिवन है, तो अब cos थीटा पता चल जाएगा। इन सब में से एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो पता चल जाएगा ना, उल्टा क्वेश्चन आता ही है, इसको जाके उधर डिवाइड करा दूंगा। ठीक है, समझ आया। अब ये कैसे पता होगा, वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म गिवन होगी, तो अभी अभी हमने इससे फिफ्थ पॉइंट में कैसे क्या किया है, उनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट का सम कर दिया, तो उससे डॉट भी मिल जाएगा और मैग्नीट्यूड अलग अलग निकाल लेंगे। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में cos थीटा मिल जाएगा, cos थीटा मिल जाएगा तो थीटा मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट वो जरिया है जिससे हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, अगर दो वेक्टर्स हमको कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो तो। ओके, तो हमने ये फॉर्मूले को एक्सप्लोर किया, तो इस फॉर्मूले से cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, इन दोनों को उधर उसके नीचे ले गया मैं। ठीक है, मोर पर्टिकुलरली बात करूं तो ए डॉट भी अभी अभी फिफ्थ पॉइंट में मैंने एक्सप्लोर किया है, उनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट का सम, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी तो पिछली एक्सरसाइज से ही निकाल रहे हैं। जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालना हो तो उसके स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम का रूट, इसके भी स्केलर कंपोनेंट, तो cos थीटा का आंसर ही आ गया कुल मिला के बात ये है। A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 divided by root of A1 square A2 square A3 square root of B1 square B2 square B3 square, where A1 B1 where A1 A2 A3 are the component form of vector A and B1 B2 B3 are the component of vector P। यानी दो वेक्टर्स का बस आपको कंपोनेंट फॉर्म दे दो, उन दोनों के बीच का एंगल में निकाल लूंगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। डन। ठीक है, तो अब दो प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशन, जब अपन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं
तो अपन ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीखा था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमेशा मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन लगता है, कभी भी एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन नहीं लगता है। लाइक रियल नंबर्स के केस में 3 × 4 + 5 करूं तो क्या हो जाएगा, 3 × 4 + 3 × 5। बट एडिशन का मल्टीप्लीकेशन पे नहीं लग सकता, लाइक 3 + 4 × 5 करूं तो वी कैन नॉट राइट लाइक दिस कि 3 + 4 × 3 + 5। तो मल्टीप्लीकेशन का एडिशन पे लगता है, तो सेम टू सेम केस हमारा वेक्टर्स में भी होता है। और क्योंकि वेक्टर मल्टीप्लीकेशन अभी अपन डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं डॉट ही लगाऊंगा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है उसकी बात फिर अगले चैप मतलब टॉपिक में की जाएगी। तो ए डॉट बी प्लस सी कर रहा हो तो ए डॉट बी अलग करो, प्लस प्लस साइन है ना बीच में, ए डॉट से। अब ये कहने की जरूरत नहीं कि प्लस की जगह माइनस आ जाए तो इधर माइनस लगा देना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इधर प्लस है और बीच में डॉट है तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते। बी डॉट सी अलग से निकालो चुपचाप और ए से जोड़ो, और जुड़ ही नहीं सकता, बताएगी क्योंकि बी डॉट सी तो स्केलर है, स्केलर वेक्टर से कैसे जुड़ सकते, वो डिफाइन ही नहीं हुआ कुल मिला के। समझ आएगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन में भी पर्टिकुलरली डॉट मल्टीप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट डिफाइन इस तरीके से किया जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि लैम्डा एक नॉन जीरो स्केलर है, तो आपको ए डॉट बी को लैम्डा से गुणा करना है। आपकी इच्छा है लैम्डा को ए से करो और फिर जो आंसर है उसको बी से करो, या फिर नहीं सर मैं तो बी से करूंगा, कर दे लैम्डा को बी से कर दो और उसका जो आंसर है उसके साथ उसको ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। यू इन ऑल द 3 केसेस यू विल गेट द सेम आंसर। तो ये डॉट प्रोडक्ट के केस में मल्टीप्लीकेशन का एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और लैम्डा वाली प्रॉपर्टी, वेरी इजी, डन। तो सारे रिजल्ट्स कवर हो चुके हैं हमारे डॉट प्रोडक्ट के। अब दो टॉपिक बचते हैं, एक तो प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग निकल के आएगा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और एक टॉपिक और बचता है लास्ट में, दो हमारे इसमें थ्योरम्स होंगे, कॉशी स्क्वाश इनइक्वालिटी और ट्रायंगल इनइक्वालिटी, है ना, दैट इज इट। यानी कल की क्लास वो लगेगी, परसों से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक तो है कॉशी स्क्वाश इनइक्वालिटी, आपकी बुक में भी गिवन होगा, और एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। इधर देखो, पुरानी बुक है नई बुक है, इधर देखो, ये रो ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ओके, ये एग्जाम में प्रूफ एस प्रूफ बन के आती है। और ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 19, कॉशी स्क्वार्ट्स इनइक्वालिटी। कॉशी और स्क्वार्ट्स नामक दो मैथमेटिशियन ने मिलकर इसको डिस्कवर किया, तो इसका नाम हो गया कॉशी स्क्वार्ट्स इनइक्वालिटी, एग्जाम्पल 19। तो इन दोनों को डिटेल में देखना है क्योंकि आगे की कुछ थ्योरम्स को भी प्रूव करेंगी, प्लस खुद एक क्वेश्चन बन के भी आ सकती है। ठीक है, और एक प्रोजेक्शन, ये दो टॉपिक देख के हम कल की एक्सरसाइज अगर टाइम बचा तो स्टार्ट कर देंगे, तो परसों। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।